हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोगों ने बायोलॉजी के मॉडल पेपर सीरीज को लॉन्च किया है, जिसमें कि अभी तक हम लोग 2017 और 2018 के मॉडल पेपर को सॉल्व कर चुके हैं। और आज के इस लेक्चर से हम लोग 2019 के मॉडल पेपर को सॉल्व करने का स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उस 2019 के मॉडल पेपर का पार्ट 1 कवर करेंगे, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स को भी क्वेश्चन के साथ साथ क्लियर करेंगे। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि हर जरूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके, ठीक है। वीडियो का लाइक टारगेट कम से कम 200 को जल्दी से जल्दी अचीव कीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि टेलीग्राम चैनल उदित एकेडमी को आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते हैं और साथ ही साथ जो भी क्लासेस चलती हैं उसके फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, और साथ ही साथ आपको रेगुलर बेसिस पे क्विज भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। आज के 2019 के मॉडल पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी का। क्या माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए प्रयोग में किया जाने वाला अभिरंजक कौन सा है? देखिए, बात ऐसा होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को यदि माइक्रोस्कोप में बिना अभिरंजित किए, अब देखिए अभिरंजक क्या होता है। अभिरंजक एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो कि क्या करे, किसी को रंग प्रदान कर दे। मतलब एक तरीके से अभिरंजन करना, मतलब अभिरंजित करना, इंग्लिश में इसको स्टेनिंग प्रोसीड्यूर कहते हैं, जिसमें क्या होता है किसी चीज को कलर किया जाता है तब जाकर के वो माइक्रोस्कोप में विजिबल होता है। ठीक वही बात होता है माइटोकॉन्ड्रिया के साथ। जब माइटोकॉन्ड्रिया को अगर कलर नहीं किया जाता है, स्टेन नहीं किया जाता है, यानी अभिरंजित नहीं किया जाता है, तब तक वो अच्छे तरीके से विजिबल नहीं हो पाता है। तो उसको विजिबल माइक्रोस्कोप के अंदर होने के लिए उसको अभिरंजित किया जाता है, यानी स्टेन किया जाता है। आम भाषा में समझे तो उसको कलर किया जाता है। तो किस अभिरंजक के द्वारा किया जाता है, तो यह आपको ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है, तो वह जेनस ग्रीन का उपयोग किया जाता है। किसका? जेनस ग्रीन का। जब जेनस ग्रीन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं माइक्रोस्कोप में, तो कुछ इस प्रकार का माइटोकॉन्ड्रिया हम लोगों को विजिबल होता है। क्लियर? समझ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्टियोसोम है। देखिए डिक्टियोसोम होता है, इससे पहले मैं आपको एक स्लाइड देता हूं, उसको समझते हैं। देखिए जो गोल्जी एपरेटस होता है ना, गोल्जी बॉडी, ये एनिमल सेल में भी पाया जाता है, यानी जंतु कोशिका में भी पाया जाता है, और पादप कोशिका में भी पाया जाता है, यानी प्लांट सेल में भी। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये नहीं पाया जाता है। कौन? ये गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस जिसको हम लोग कहते हैं, और हिंदी में गोल्जी काय कहते हैं। तो यही जब गोल्जी काय प्लांट सेल में रहेगा तो उसका नाम क्या हो जाता है? डिक्टियोसोम भी हो जाता है। प्लांट सेल में जब गोल्जी बॉडी होता है तो उसको डिक्टियोसोम भी बोला जाता है, और साथ ही साथ गोल्जी बॉडी भी बोला जाता है। लेकिन जंतु कोशिका में उसको सिर्फ गोल्जी बॉडी बोला जाता है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है कि डिक्टियोसोम है तो क्या है भैया? गोल्जी काय ही है, क्योंकि गोल्जी काय का ही एक और नाम क्या होता है? डिक्टियोसोम। जब वो पादप कोशिका में होता है गोल्जी काय, तो उसको और एक नाम दे दिया जाता है, वो है डिक्टियोसोम, ठीक है। अब हम लोग गोल्जी बॉडी के बारे में थोड़ा सा उसके फंक्शन से रिलेटेड बातें कर लेते हैं, ठीक है। देखिए गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी काय का जो, जिसको हम लोग डिक्टियोसोम भी बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है? तो फोल्डेड मेम्ब्रेन के जैसा, मतलब कुछ इस प्रकार का मेम्ब्रेन के, एक मेम्ब्रेन के ऊपर एक मेम्ब्रेन फोल्ड किया हुआ है, तो फोल्डेड मेम्ब्रेन टाइप का स्ट्रक्चर होता है। और इसका जॉब यानी फंक्शन क्या है? तो ये मेनली काम करता है पैकेजिंग का। क्या काम करता है? पैकेजिंग का। जैसे कि आपको पता होगा कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा बोलना अप्रोप्रिएट रहेगा, कि खुरदुरा अंतःप्रद्रवी जालिका जो होता है उस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। और राइबोसोम होने का कारण क्या होता है? उसमें प्रोटीन बनता है। और जब राइबोसोम होने के कारण प्रोटीन बनता है, तो उस प्रोटीन का पैकेजिंग, उसको प्रोटीन को पैक करता है किसमें? एक वेसिकल के फॉर्म में, छोटे छोटे गोले के फॉर्म में, दिख रहा होगा आपको। तो छोटा छोटा गोला के फॉर्म में जो पैकेजिंग का काम करता है वो कौन करता है? यही गोल्जी बॉडी करता है। समझ में आ रहा है ना। तो इसका काम यही है कि प्रोटीन्स को क्या करना? शिप करना। शिपिंग करना मतलब एक तरीके से पैकेजिंग का काम करना, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि लेकेंड एज सेल पोस्ट ऑफिस, सेल का पोस्ट ऑफिस भी गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गोल्जी एपरेटस क्या करता है? पैकेजेस प्रोटीन फॉर सिक्रेशन, प्रोटीन का पैकेजिंग करता है, ठीक है।
क्लियर, समझ में आ रहा है। देखिए क्वेश्चन ये बनेगा कि डिक्टियोसोम किसका नाम है, तो गोल्जी काय का ही नाम है। गोल्जी काय का काम क्या है भैया, तो ये पैकेजिंग का काम करता है मेनली किसका, प्रोटीन का, जो कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बन के निकलते हैं, उसको पैकेज करके वेसिकल के फॉर्म में यानी छोटे छोटे गोले के फॉर्म में कर देता है। कौन, गोल्जी बॉडी। क्लियर, समझ गया ना, इतना पार्ट आपको ध्यान में रहना चाहिए। और गोल्जी बॉडी पादप में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता। इतना बात आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत बीजी का भ्रूणकोश बना होता है। ये क्वेश्चन तो वो बच्चे जरूर करेंगे जो कि मेरे 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज को फॉलो किएंगे। वहां पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म का भ्रूणकोश यानी एम्ब्रियो सेक का बात कर रहा है कि बना होता है। तो देखिए ये आपके क्लास 12th एनसीईआरटी का ट्रायग्राम है कि ये जो एम्ब्रियो सेक किस तरीके से बना होता है। तो आपको जितना भी रेड रेड वाला दिख रहा है ना, लाल लाल वाला, वो सब क्या है, उसका केंद्रक है। तो टोटल देखिए ऊपर में 3 केंद्रक, बीच में 2 केंद्रक, नीचे भी 3 केंद्रक, 1 2 3, तो 3 केंद्रक है। तो 3 2 कितना हुआ, 3 2 5 2 7, तो हो गया कितना टोटल कि केंद्रक कितना हो गया, 7 केंद्रक। टेक 1 सेकेंड, सॉरी, 3 3 देखिए 3 नीचे 3 ऊपर, तो कितना हुआ 6, अब बीच में 2, तो 3 3 6, तो 8 केंद्रक हो गया। कितना केंद्रक हो गया, 8 केंद्रक हो गया। लेकिन जब आप सेल गिनेंगे तो ऐसा होता है कि हर केंद्रक के पास अपना एक सेल है, हर केंद्रक के पास, लेकिन बीच में जो एक सेंट्रल सेल होता है उसमें डबल न्यूक्लियस होता है। कितना, डबल न्यूक्लियस होता है। तो इस कारण से एक सेल कम हो जाता है। क्या हो जाता है, एक सेल कम हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल न्यूक्लियस यानी केंद्रक हो जाएंगे 8 केंद्रक, और कोशिका कितने हो जाएंगी, 7 कोशिका। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा नंबर 3 कि 8 केंद्रक तथा 7 कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, 8 केंद्रक क्यों, क्योंकि सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है। कितना, 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है। इस कारण से यहाँ पे केंद्रकों की संख्या बढ़ जाती है। 8 केंद्रक तथा 7 कोशिकाओं से बना होता है आवृत बीजी का भ्रूणकोश यानी एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सेक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब चक्र के मध्य योजक कड़ी है। देखिए हमने इस चैप्टर को नहीं पढ़ाया है प्लांट रेस्पिरेशन अभी तक, तो हमारे पास समय भी नहीं है हम लोग कि आप प्लांट रेस्पिरेशन को पूरे टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ पाएं, लेकिन हम लोग एक आइडिया दे देते हैं। ठीक है, देखिए प्लांट रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लाइकोलाइसिस एक चीज होता है, क्या कि ग्लाइकोलाइसिस में थोड़ा सा जूम करता हूं इस डायग्राम को। देखिए ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है कि ग्लूकोज का टूटना, क्या, ग्लूकोज का टूटना। पौधे में जो ग्लूकोज का टूटते हैं तो उस प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस जब टूटता है तो वो क्या बनाता है, तो पायरुवेट बनाता है। क्या बनाता है, पायरुवेट, जिसको हम लोग पायरुविक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पायरुविक एसिड। जब उसका ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, तो वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। देन वो एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब साइकिल में चला जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि क्रेब चक्र और लाइसिस के बीच का मध्य कड़ी कौन सा है, तो भैया एसिटाइल कोएंजाइम ए है। क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ। चलिए मैं एक बार और समझाता हूं कि देखिए क्वेश्चन ये है कि ग्लाइकोलाइसिस क्या क्या है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल के बीच मध्य कड़ी कौन सा है। तो ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, पायरुवेट बन जाता है, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है क्या, क्रेब साइकिल, तो उसके बीच का मध्य कड़ी क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम ए है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्लियर होता है कि ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब चक्र के मध्य योजक कड़ी है, तो वो कौन सा है, एसिटाइल सह एंजाइम ए। हिंदी में बोलेंगे तो सह एंजाइम ए, और इंग्लिश में थोड़ा होता है को एंजाइम ए, बात बराबर है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब चक्र के मध्य योजक कड़ी क्या हो जाएगा, एसिटाइल को एंजाइम ए। ओके, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, चलिए अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप इस बात को याद भी रख सकते हैं। ठीक है, ओके चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक प्राप्त किया जाता है। देखिए क्लोरेलिन नामक जो एंटीबॉडी है वो किससे, नाम से पता चल रहा है कि क्लोरेल्ला से प्राप्त किया जाता है। क्लोरेलिन नामक जो प्रतिजैविक प्राप्त किया जाता है वो क्लोरेल्ला से प्राप्त किया जाता है। अब क्लोरेल्ला के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे कि क्लोरेल्ला क्या है। देखिए क्लोरेल्ला क्या है, एक प्रकार का सिंगल सेल्ड ग्रीन एल्गी है। सिंगल सेल्ड मतलब हुआ एक कोशिकीय हरा शैवाल है। ठीक है, एक कोशिकीय हरा शैवाल होता है कौन, क्लोरेल्ला। ठीक है, इतना बात आपको पता है। ये भी पूछा जाता है कि सिंगल सेल्ड एल्गी निम्न में से कौन सा सिंगल सेल्ड एल्गी है, तो आप क्लोरेल्ला ध्यान रखेंगे कि ये एक प्रकार का सिंगल सेल्ड है यानी एक कोशिकीय एल्गी है, जिससे कि क्या, क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक को प्राप्त किया जाता है। क्लियर,
समझ रहे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवृतबीजी में 600 परागकणों को उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। तो आपको हम बता दें कि एक नए स्लाइड के साथ मैं आपको समझाता हूं कि देखिए ये भी क्वेश्चन वो बच्चे बहुत अच्छे से करेंगे जो बच्चे 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज को देखेंगे। वहां पे तो मैंने एकदम भर भर के मियोसिस और माइटोसिस को समझाया है, यानी अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन को। ठीक है, अभी भी आप लोगों के पास टाइम है। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो स्टार्टिंग से आप 20-20, 25-25 मिनट का वीडियो है, आप कम से कम 1.5x कर करके भी आप रिवाइज एक बार देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, वैसे मैं यहाँ पे तो आपको समझाऊंगा ही। देखिए क्वेश्चन ये है कि कितना परागकण बनाना है भैया, 600 परागकण बनाना है, तो कितना अर्धसूत्री विभाजन लगेगा। तो देखिए ऐसा होता है कि अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, जैसे कि ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है। माइक्रोस्पोर मदर सेल कहने का अर्थ हुआ कि जिससे क्या बनता है, पोलन ग्रेन यानी परागकण बनता है। तो एक माइक्रोस्पोर मदर से कितना परागकण बनता है, तो 4 परागकण बनता है। कितना परागकण बनता है, 4 परागकण बनता है। कितने मियोसिस से, एक अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो मतलब कहने का अर्थ हुआ कि जब एक माइक्रोस्कोप जैसे कि जिससे बनना है इस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो एक से कितना बनता है टोटल पोलन ग्रेन, 4 पोलन ग्रेन बनता है, 4 परागकण बनता है। तो भैया आप ये दिमाग लगाइए, टेक 1 सेकेंड। क्या क्लियर हो गया कि एक अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितना परागकण बनता है, तो 4 परागकण। तो थोड़ा सा मैथ वाला दिमाग लगाइए कि 4 परागकण बनने के लिए कितना जरूरत है अर्धसूत्री परागकण का, 1 परागकण का। ठीक है, तो 600 बनने के लिए कितना, 150 हो जाएगा ना। जब आप 600 को 4 से डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे, 600 को आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 150। समझ रहे ना। देखिए बात यहाँ ये है कि थोड़ा सा आपको मैथमेटिकल दिमाग लगाना है कि यदि एक अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 को बन रहा है तो 150 के फलस्वरूप कितना बनेगा, तो 150 गुना 4 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 600 हो रहा है। तो इसका मतलब है कि 600 परागकण को उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे, तो 150 अर्धसूत्री विभाजन होंगे। क्लियर, समझ में आ गया ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव में जनसंख्या वृद्धि का ग्राफ होता है। देखिए जनसंख्या वृद्धि का 2 तरीके का ग्राफ होता है। ठीक है, एक होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, क्या होता है लॉजिस्टिक, और एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। ठीक है, ये सब चीजें आपके सिलेबस से हैं, क्लास 12 के इकोलॉजी से हैं, कोई चीज बाहर से नहीं है। ठीक है, अगर जो बच्चे क्लास 11 12 को सही से पढ़े होंगे उनको सब पता चल रहा होगा कि मैं सभी सिलेबस में ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, बात ऐसा है ना कि आपके यूपी पॉलिटेक्निक में जो क्वेश्चन आता है वो आपके 11 12 बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और जो यहाँ पे हवा फैला हुआ है ना कि आपके खास करके बायोलॉजी के लिए, यूपी पॉलिटेक्निक वालों के लिए, मतलब कुछ भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सर, ऐसे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। सच में बता रहा हूँ कि ठीक यही लेवल है, जो मॉडल पेपर सीरीज है ना ये अच्छा लेवल है, इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मानव जनसंख्या वृद्धि का ग्राफ होता है। तो भाई देखिए ग्रोथ मॉडल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, एक एक्सपोनेंशियल। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल किसमें पे देखने को मिलता है, मानव में। किसमें, मानव में। क्यों, क्योंकि मानवों के लिए जो है ये जो एक क्राइटेरिया होता है कि हम लोग के पास रिसोर्सेज क्या है, कोई भी है खाना हमारे पास लिमिटेड खाना है, तो हम लोग उतना पॉपुलेशन नहीं बढ़ा सकते हैं। एक बार बढ़ाते हैं पॉपुलेशन तो फिर एक बार कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का होता है। टेक 1 सेकेंड, आपको सब चीज़ें समझ में आएगी, बस थोड़ा सा रुकिए। क्या, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि लॉजिस्टिक ग्रोथ किस में होता है। आपको इतना ध्यान रखना है, सीधा अभी समझाने का टाइम भी नहीं है, हम लोगों को समझना उतना नहीं है। देखिए लॉजिस्टिक ग्रोथ देखने को मिलता है किस में, ह्यूमंस में, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किस में देखने को मिलता है, जैसे कि माइक्रोब्स में, सूक्ष्म जीवों में। सूक्ष्म जीव में आपको पता होगा कि रात भर में दही में एक आप थोड़ा सा दही डाल देते हैं दूध में, तो रात भर में वो पूरा दही बदल जाता है, कितना सारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बदल जाता है। तो एकदम कम टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होना, उसको तब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। तब अगर जो बोलता है कि जनसंख्या का कैसा ग्राफ बनेगा, तो जे शेप बन रहा है। देखिए जे शेप बन रहा है ना, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, मानव में। और मानव में किस प्रकार का होता है, लॉजिस्टिक, और लॉजिस्टिक में आपको दिख रहा होगा कि एस टाइप का बन रहा है, तो यहाँ पे एस आकार आंसर हो जाएगा। ठीक है, मानव में जनसंख्या वृद्धि का जो ग्राफ होता है वो किस आकार का होता है, एस आकार का, जिसको हम लोग सिग्मोइड आकार भी समझते हैं। क्लियर, मैं एक बार समराइज कर देता हूँ चीज़ों को। देखिए
यहाँ पे समझना जरूरी था इस बात को कि देखिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किस में होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किस में होता है, आपको समझना है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ सूक्ष्म जीव में होता है। ठीक है, अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का पूछ दे कि किस आकार का बनेगा या सूक्ष्म जीव के पॉपुलेशन जनसंख्या वृद्धि का ग्राफ कैसे बनेगा, तो जे आकार का बनता है। ठीक है, लेकिन अगर लॉजिस्टिक ग्रोथ पूछ दे या फिर मानव में पूछ दे जनसंख्या वृद्धि, तो एस सिग्मोइड आकार का यानी एस आकार का बनता है। क्लियर, समझ रहे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा में उपस्थित अपघटित कार्बनिक पदार्थ सामान्यतः कहलाते हैं। देखिए मृदा में जो अपघटित ऑर्गेनिक मैटर आपको दिखता है, जो कि ऑर्गेनिक मैटर से अपघटित होकर के पाया जाता है, जो कि मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, मिट्टी को भुरभुरा बनाता है और उसको पानी का सोखने का क्षमता भी बढ़ाता है, तो ये क्या कहलाता है, तो ह्यूमस कहलाता है, सॉइल ह्यूमस। क्या कहलाता है, सॉइल ह्यूमस। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि मृदा यानी मिट्टी में जो भी कार्बनिक अपघटित हो जाता है, कार्बनिक पदार्थ अपघटित हो जाता है, तो वो सॉइल ह्यूमस बन जाता है। क्या बन जाता है, सॉइल ह्यूमस। क्लियर, समझ रहे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि अम्ल वर्षा में वातावरण किसकी सांद्रता में अधिकता के कारण होती है। ठीक है, टेक 1 सेकेंड। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अम्ल वर्षा वातावरण में किसकी सांद्रता की अधिकता के कारण होती है। तो आपको सभी को पता है कि एसिड रेन अम्ल वर्षा होता है। ठीक है, तो अम्ल वर्षा का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप समझिए, थोड़ा सा जूम करके मैं समझाता हूं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। देखिए जो अम्ल वर्षा होता है कि पूछ रहा है क्वेश्चन कि किसकी अधिकता के कारण होता है, तो पहले हम लोग ये समझेंगे कि अम्ल वर्षा होता क्या है। तो देखिए वातावरण में दो गैस, खास करके SO2 और NO2, क्या क्या, SO2 और NO2 गैस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, इसका सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन वायुमंडल में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तब क्या होता है कि जैसे इवापोरेशन तो हर समय होता है, या तो जल वाष्प या फिर बारिश का पानी जल, तो इससे रिएक्ट करके वो क्या बना देता है, HNO3, NO2 किस में बदल जाता है, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड में, और SO2 बदल जाता है सल्फ्यूरिक एसिड में। फिर वो बारिश के पानी के साथ नीचे गिरता है, तो उसी को हम लोग एसिड रेन कहते हैं। समझ में आ रहा है ना, एसिड रेन क्या है। देखिए एसिड रेन का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, आपके एग्जाम में इस साल एकदम हमको लग रहा है कि एक क्वेश्चन आएगा एसिड रेन से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि देखिए वायुमंडल में कौन से गैस का सांद्रता बढ़ जाता है, NO2 गैस का और SO2 गैस का। जब ये NO2 गैस और SO2 गैस बढ़ जाते हैं, तब इवेपोरेशन के थ्रू या तो जल वाष्प से या तो बादल के पानी से वो रिएक्ट करके NO2 किस में बदल जाता है, नाइट्रिक एसिड में, और SO2 बदल जाता है सल्फ्यूरिक एसिड में। फिर वो बारिश के पानी के साथ ये दोनों एसिड गिरने लगता है जमीन पे, तो इसको हम लोग एसिड रेन कहते हैं। क्लियर, समझ गए कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इजी सा है कि अम्ल वर्षा वातावरण में किसकी सांद्रता की अधिकता के कारण होती है। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि SO2 तथा NO2 के सांद्रता के अधिकतम होने के कारण होती है। समझ में आ रहा है ना कि अम्ल वर्षा किसकी अधिकता के कारण होती है, तो SO2 तथा NO2 के अधिकता होने के कारण होती है। और SO2 किस में तब्दील हो जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड में यानी H2SO4 में, और NO2 किस में तब्दील हो जाता है, तो HNO3 में, जिसमें कि नाइट्रिक एसिड कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंथम एवं हुकर द्वारा दी गई वर्गीकरण की पद्धति किस पुस्तक में प्रकाशित हुई। तो देखिए बेंथम एवं हुकर जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रोग्रेस किया, मतलब खोजा था। किसको, प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति को। किसको, प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति को किसने खोजा था, बेंथम एवं हुकर ने। और इस जो प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति है, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, उसको किसमें इन्होंने प्रकाशित किया, किस पुस्तक में, तो जेनेरा प्लांटेरम में। किसमें, जेनेरा प्लांटेरम नाम के पुस्तक में इन्होंने प्रकाशित किया था। क्लियर, बेंथम एवं हुकर से ये दो सवाल आता है। बेंथम एवं हुकर ने क्या दिया था, तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। फिर किस बुक में प्रकाशित किया था, पब्लिश किया था, तो जेनेरा प्लांटेरम नाम के किताब में। ठीक है, फिर एक आता है सिस्टेमा नेचुरी बुक के बारे में पढ़ना है। सिस्टेमा नेचुरी बुक क्या है, तो आप कैरोलस लिनियस को जानते होंगे। कैरोलस लिनियस एक महान वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने वर्गीकी क्लासिफिकेशन के पितामह कहा जाता है। वर्गीकी का पितामह किसको कहते हैं, कैरोलस लिनियस। और कैरोलस लिनियस ने ही 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, द्विजगत वर्गीकरण पद्धति को दिया था। किसने, कैरोलस लिनियस ने। तो कैरोलस लिनियस ने जो द्विजगत पद्धति का वर्गीकरण का नियम दिया था, वो किस किताब में पब्लिश किए थे, तो सिस्टेमा नेचुरी में। किसमें, सिस्टेमा नेचुरी में। ओके, तो कैरोलस लिनियस का पूछेगा तो सिस्टेमा नेचुरी, और बेंथम एवं हुकर का पूछेगा तो जेनेरा प्लांटेरम। और यदि ये पूछ दे कि वर्गीकी का पितामह किसे कहते हैं, तो कैरोलस लिनियस को। क्लियर, समझ गए ना। चलिए
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में आते हैं ये टफ लेवल का क्वेश्चन होता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप अटेम्प्ट कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा, क्योंकि निगेटिव का बहुत ज्यादा चांस होता है। यहाँ पे बोल रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसका मतलब है कि ये जानना चाह रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है मतलब गलत है, सत्य नहीं है मतलब क्या, गलत है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा है जो कि यहाँ पे 4 लाइन में से कौन सा ऐसा लाइन है जो कि गलत है, यानी क्या है गलत, मतलब क्या हुआ कि कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात सही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला लाइन पढ़ते हैं, हर एक ऑप्शन को क्लियर करेंगे। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण श्रृंखला के एंजाइम बाह्य भित्ति में अंतः स्थापित होते हैं। हमने पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में, मैंने कई बार बताया होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एंजाइम नहीं पाया जाता है, पता है ना आपको। मैंने बोला है कि जो श्वसनीय एंजाइम होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो एंजाइम होता है वो आउटर मेम्ब्रेन पे नहीं पाया जाता, आउटर मेम्ब्रेन के अंदर की ओर पाया जाता है। तो क्या ये वही बात लिखना चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण श्रृंखला के एंजाइम बाह्य भित्ति के अंतः स्थापित, बाह्य भित्ति पर नहीं लिखना चाह रहा है, बाह्य भित्ति के अंतः स्थापित होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, कि बाह्य भित्ति के अंतः स्थापित होते हैं। गलत कब होता है, जब बाह्य भित्ति पर स्थापित होते हैं ये लिखता तब। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, आंतरिक झिल्ली में अनेक अनवर्तलन होते हैं। सही बात है भैया, कि देखिए जो आंतरिक है यानी इनर मेम्ब्रेन है, आपको इनर बाउंड्री मेम्ब्रेन दिख रहा होगा, तो इनर बाउंड्री मेम्ब्रेन में आपको इस तरीके से अनवर्तलन दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, इस टाइप से होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनवर्तलन कहते हैं। अनवर्तन क्या बोलने में भी हिंदी में इतना टफ हो जाता है ना, अंतर्वलन, हाँ अंतर्वलन कहा जाता है। क्या, आंतरिक झिल्ली में अनेक अंतर्वलन होते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्रिस्टे कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टे कहते हैं। तो ये भी बात सही है। फिर बाह्य झिल्ली एक चालनी के समान होती है। जी हाँ, बाह्य झिल्ली एक चालनी के समान होती है। इसी कारण से जैसे चालनी क्या करता है कि चालनी के समान होने के कारण ही ये हर अणु को अंदर नहीं आने देता है, ये कुछ सेलेक्टिवली चीजों को ही अंदर आने देता है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। मतलब गलत कौन सा है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। क्यों, क्योंकि बाह्य झिल्ली सभी प्रकार के अणुओं के लिए पारगम्य है। नहीं जी, सबके लिए ये पारगम्य नहीं है, कुछ सेलेक्टिव चीजें हैं उसी को अंदर आने देता है। समझ में आ रहा है ना। तो कंफर्मली आंसर इसका ये हो जाएगा कि आंसर ऑप्शन नंबर 4 कि बाह्य झिल्ली सभी प्रकार के अणुओं के लिए पारगम्य नहीं होता है, बल्कि जो बाह्य झिल्ली है वो सेलेक्टिव परमिएबल होता है, मतलब कुछ चुनिंदे चीजों को ही अंदर आने देगा। क्लियर, समझ गया ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि एक डीएनए में गुआनिन की मात्रा 20% है तो उसमें साइटोसिन की मात्रा कितनी होगी। तो देखिए आपको पता है कि गुआनिन बाइंड किससे करता है, साइटोसिन से, और एडेनिन बाइंड किससे करता है, थाइमिन से, इतना तो पता है। और आपसे मैं एक एग्जाम्पल पूछ लूं कि यदि आपके गांव में 10 दुल्हा है, क्या 10 दुल्हा, यानी दुल्हा समझ रहे ना, पति, 10 दुल्हा है तो कितना कन्यन होगी, 10 कन्यन होगी, क्योंकि दुल्हा के साथ क्या रहती है, कन्यन होती है। जस्ट लाइक दैट वही है कि गुआनिन यदि 20% है तो साइटोसिन भी कितना होगा, 20% होगा। क्लियर। तो अगर कह रहा है कि यदि एक डीएनए में गुआनिन की मात्रा 20% है तो साइटोसिन की मात्रा कितनी होगी, 20% ही हो जाएगी। समझ रहे ना, ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। देखिए परसेंटेज बेसिस पे और 2-3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, वो थोड़ा टेढ़ा होता है। लेकिन अगर ये पूछ दे कि गुआनिन इतना है तो साइटोसिन कितना होगा, और ये भी पूछ दे कि एडेनिन अगर 20% है तो थाइमिन कितना होगा, तो थाइमिन भी 20% होगा। समझ रहे ना, जो जिसके साथ बाइंड करता है वो पूछे तो मतलब उतना ही होगा। लेकिन अगर ऐसा पूछ दे कि एडेनिन यदि 20% है तब साइटोसिन कितना होगा, इसमें एक कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। अगर आप लोग का डिमांड होगा कि सर जैसे डीएनए का परसेंटेज बेसिस क्वेश्चन 4-5 गो क्वेश्चन का एक अलग सेपरेट वीडियो बना दीजिए, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट अलग है, उसको समझाने में टाइम लगेगा आपको। तो मैं आपके लिए, अगर डिमांड होगा, कमेंट बच्चे करेंगे, आप लोग करेंगे, तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो डीएनए के परसेंटेज बेसिस वाला क्वेश्चन टाइम निकाल के बना करके 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन जनरली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा से ज्यादा यही है, यदि गुआनिन 20% है तो साइटोसिन कितना होगा, 20%। मतलब अगर सेम वाला पूछ रहा है, गुआनिन साइटोसिन से बाइंड कर रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उल्टा पूछ दे कि गुआनिन इतना है तो थाइमिन कितना होगा, तब थोड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए आप लोग के डिमांड पे डिपेंड करेगा। जो भी बच्चे कमेंट करेंगे कि यस सर, एक बार वीडियो खत्म हो जाएगा, लाइव खत्म हो जाएगा, देन आप एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा। अगर ज्यादा से ज्यादा बच्चों का डिमांड रहा तो मैं जरूर बना दूंगा टाइम निकाल के, ठीक है। चलिए, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी प्राप्त होते हैं। क्या आपको पता है कि वायवीय यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में तो ग्लूकोज का एक अणु पूरा अच्छे तरीके से टूटता है तो कितना एटीपी बनता है। तो आपको बता दें कि टोटल एटीपी की संख्या कितनी होती है, 38 एटीपी। लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे
करेंगे 36 एटीपी। तो भैया ऐसा है ना कि 36 और 38 में काफ़ी कन्फ्यूजन है, बल्कि हमें ही कन्फ्यूजन नहीं है, एनसीईआरटी किताब को भी कन्फ्यूजन है। एनसीईआरटी किताब के क्लास 11th में यदि आप देखेंगे तो एक जगह प्लांट रेस्पिरेशन में 36 एटीपी लिखा हुआ है और एक जगह 38 एटीपी लिखा हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, यदि ऑप्शन में 38 एटीपी है तो 38 मारिए, अगर ऑप्शन में 36 एटीपी है तो 36 मारिए। दोनों आंसर नहीं देगा, दोनों ऑप्शन नहीं देगा। अगर दोनों दिया भी तो आप ज्यादा चांस रखिए कि 38 एटीपी ज्यादा करेक्ट है, ठीक है। तो वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से पूर्ण ऑक्सीकरण में कितना एटीपी प्राप्त होता है? 38 एटीपी। एंड एक्सेप्शनली आप 36 एटीपी को भी ध्यान में रखिए, ऑप्शन देखिएगा, ठीक है। अगर 38 ऑप्शन में ना मिले तो 36 जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हृदय में पाई जाने वाली पेशियां हैं, तो हृदय में जो पाई जाने वाली पेशी यानी मसल है उसको हम लोग कार्डियक मसल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक मसल। ओके, देखिए हृदय, देखिए कार्डियक वर्ड जहां आ जाए वो हृदय से रिलेटेड होता है। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट उस डॉक्टर को कहते हैं जो हृदय रोग विशेषज्ञ होता है, समझ रहे ना। तो कार्डियम मेम्ब्रेन जैसे कि पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, ये सब हृदय के वाल हैं, वो भी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर में भी। तो हृदय में पाए जाने वाली जो पेशियां हैं उसको हम लोग कार्डियक मसल कहते हैं। तो कार्डियक मसल को हृदय पेशियां कहेंगे। ओके, क्लियर, समझ गए ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। थोड़ा सा हम लोग हृदय के वाल के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा पूछता है कि कितने वाल्स होते हैं हृदय के, तो 3 वाल होते हैं। सबसे बाहरी वाल को हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं। तो कार्डियम वर्ड आ गया मतलब हृदय का वाल है। फिर मायोकार्डियम हो गया बीच वाला वाल, और एंडोकार्डियम क्या होता है? इनर मोस्ट लेयर होता है। क्लियर, समझ रहे हैं ना। क्या क्लियर हुआ? देखिए हृदय के सबसे बाहरी दीवार को हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं, और हृदय के भीतरी बीच वाले दीवार को, जो कि हार्ट मसल, मेनली जो हृदय का जो मसल रेडी होता है वो मायोकार्डियम से होता है, और भीतरी दीवार जितना भी चैम्बर है आर्ट के कहते हैं, जैसे कि एट्रियम, वेंट्रिकल, उसका जो इनर लाइनिंग होता है वो एंडोमेट्रियम के द्वारा होता है। क्लियर। तो हृदय के 3 दीवार है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। सबसे भीतरी दीवार को एंडोकार्डियम कहते हैं, बीच वाली दीवार को मायोकार्डियम कहते हैं, और बाहरी दीवार को पेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक है, हृदय के बारे में ये लास्ट क्वेश्चन यही था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2019 के मॉडल पेपर का पार्ट 2 कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्लासेस में काफ़ी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी। मैंने कोशिश किया कि हर एक कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे आराम से आपको समझाया जाए, और अभी टाइम ऐसा है कि आपको पैनिक नहीं होना है। पैनिक होने का मतलब हुआ कि आपको डरना नहीं है, इसलिए मैंने क्लासेस के स्पीड को थोड़ा सा स्लो किया, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। ऐसा कॉमेंट आता है कि सर समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ, और फिजिक्स केमिस्ट्री को लेकर के खास करके कमेंट्स आ रहे हैं। मैं आपके परेशानी को समझता हूं कि फिजिक्स केमिस्ट्री में वास्तविकता के लिए आपके यूट्यूब पे कोई ऐसा कंटेंट नहीं दे रहा है जो कि सही कंटेंट है, मतलब जो कि आपके एग्जाम के लेवल का हो, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम में जो आता है वो 11th-12th लेवल के फिजिक्स केमिस्ट्री भी आते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। थोड़ा बहुत क्या, मैक्सिमम क्वेश्चन 11th-12th से आते हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी एक स्पेसिफाइड टीचर होना चाहिए जो कि क्वालिटेटिव एजुकेशन दे सके, ठीक है। हम लोगों की बात हो रही है, लेकिन इस बार तो हम लोग नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, लेकिन जो नेक्स्ट बैच होगा, जो आपके एग्जाम देने के बाद जो आपके जूनियर्स होंगे, उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी एकदम प्लान करके रखा है कि एक फिजिक्स के टीचर और एक केमिस्ट्री के टीचर को भी हम लोग हायर करेंगे। बस आप लोग का सपोर्ट बना रहेगा तो एकदम क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, ठीक है। और आपका यूपी पॉलिटेक्निक के साथ साथ हम लोग उस समय सीयूईटी को भी फोकस करेंगे, क्योंकि अब जो हो जाएगा ना आगे से फार्मेसी करने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम होगा वो होगा सीयूईटी। पता है ना, यूपी पॉलिटेक्निक में सीट भी कम है और 11th-12th दोनों सिलेबस है, जबकि सीयूईटी में सीट भी ज़्यादा और सिर्फ सिलेबस कितना है, क्लास 12th का है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से, लेकिन अभी जितना समय है आपको मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए इतना एडवाइस दे सकता हूँ कि मेरे ख्याल से लास्ट के 15-20 दिन में आपको मॉडल पेपर या फिर प्रीवियस पेपर पे फोकस करना चाहिए। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एग्जैक्टली क्या आता है वो किसी के पास अवेलेबल नहीं है। सच बताऊं तो यही बात है कि सच बताऊं तो मेरे पास भी एक ही साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आपको मॉडल पेपर पे ही फोकस करना है, ठीक है। अरिहंत में जो मॉडल पेपर दिए हुए हैं ये एकदम सही लेवल है, मेरे ख्याल से ऐसा ही लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी ऐसा कीजिए कि मॉडल पेपर को ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जो भी टीचर यदि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री यूट्यूब पे पढ़ाते हैं तो उनसे आप रिक्वेस्ट कीजिए कि प्लीज़ आप मॉडल पेपर को सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। अगर इस बार तो नहीं हो पाया हम लोगों से, लेकिन नेक्स्ट बैच जो हम लोग
का लॉन्च होगा उसमें हम लोग पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री को भी तोड़ के पढ़ाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए भी हम लोग टीचर हायर करेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम लोग 2019 के पार्ट 2 वीडियो में। आप लोग का अगर ज़्यादा कमेंट रहेगा तो मैं डीएनए का स्पेशली परसेंटेज बेसिस वाले क्वेश्चन का एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, आप सभी लोगों का क्या कहते हैं दिल से धन्यवाद कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं इस चैनल को, बस प्यार देते रहिए और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि मेहनत काफ़ी लगता है इसके पीछे, आपको एक जेन्युइन कंटेंट देने के पीछे। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करते रहिए इसी तरीके से। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, गुड नाइट। पढ़ना नहीं भूलना है, बस पढ़ते रहना है, ठीक है। ओके बाय।